वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन का सिलसिला जहां से रोका था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन अरकान अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर भी गए हैं और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद वहाँ पर जमा करवाई गई है। और ना सिर्फ हुकूमती अरकान, ना सिर्फ अपोजिशन के अरकान इत्तेहादी, बल्कि मुल्क भर में शहरी भी हर मकतबा फ़िक्र के अफराद आज एहतजाज कर रहे हैं और अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो इसराइल ने जुल्म किया है उस पर, उस बर्बरियत पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकलना चाहिए, जालिम को रोकना चाहिए। वो जुल्म फिर कुछ थोड़े वक्त के बाद करेगा, तो ऐसे खामोश बैठना इस मसले का हल नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ साबिक सफ़ीर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में आज जब 11 रोज़ के बाद सीज़ फायर हो गया है और इसराइली जो हैं वो रुक गए हैं, जुल्म का सिलसिला रोक दिया गया है, वहीं फ़लस्तीन में गाज़ा में हम देख रहे हैं कि ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है और खुशी का इजहार किया जा रहा है और हमास अपनी फतह का ऐलान कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने जालिम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब कि मेरी नज़र में तो ये जंग नहीं थी। अच्छा, मैं डॉक्टर आमिर साहब की तरफ जाऊँगी। ज़फ़र साहब, बड़ा एक अजीब सिचुएशन है, इंसानी जान की बड़ी अहमियत है और अमरीका जैसा मुल्क जो कि ख़ुद को सुपर पावर भी कहता है और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार बना हुआ है, एक तरफ वो इसराइल की पुष्पनाही करता है, उसको मॉन्स्टर बनाने में भरपूर किरदार अदा करता है, उसको असलहा फराहम करता है कि भाई तुम जुल्म करो, दिल खोल के करो। और 4 दफ़ा वहाँ पे करारदाद जिसको वीटो कराया, 1 दफ़ा UN का इजलास मुलतवी कराया, मौखिर कराया। वो आज जब ये सीज़ फायर हो गया है तो वो ये कह रहा है कि इसराइली और फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक़ है, अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम करता है और जंग बंदी के बाद आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, गाज़ा में इंसानी इमदाद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये कैसा दोहरा में आ रहा है? क्या ये कोई ड्रामा हो रहा है? क्या कोई देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा कि आप कर क्या रहे हैं? देखिए, ये जी इसराइल जो है आज की बात नहीं है, इसको 73 साल हो गए हैं। इसराइली ने जो जितने मज़ालिम और जिस तरह से फ़लस्तीनियों को मारा है और जिस तरह से उनका नुकसान किया है वो सबको पता है। पाकिस्तान से जो कुछ हो चुका है डिप्लोमेटिक लेवल पे और हर चीज़ पे, आज आप जैसे आपने कहा कि पैलेस्टीनियन का जो भी वो डे भी मना रहे हैं और सब चीज़ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे जनरल कौमी असेंबली ने पूरा रेजोल्यूशन पास किया है। ये बेसिकली इसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है, एक तो ये है कि वहाँ जो इसराइल में इलेक्शन हो रही है तो नेतन्याहू ये जंग करके अपना फ़ायदा हटाना चाहता है, क्योंकि आज सबको पता है कि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। तो मुझे जो समझ में आता है, एक तो रीज़न यही हो सकता है कि उसने ये आंख में चोली क्यों खेली। उसमें इतना फ़लस्तीनियों का नुकसान हुआ है, सारी दुनिया में कंडेम हुए और बिल्कुल उनको किया गया। मगर इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि बाइडन खुलकर अभी आ गया है, बाइडन मीन्स अमेरिका, कि जी इसराइल की जो है वो कभी भी सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अब वो सारी फॉरेन पॉलिसी के ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और पूरे खित्ते में बड़ा उसका फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान ने बिल्कुल खुले अल्फाजों में कहा है, जनरल असेंबली में भी कहा कि जी हम इसराइल की जब हम जो है पैलेस्टाइन की जो है हम हिमायत नहीं छोड़ेंगे। और इस पे तो रेजोल्यूशंस भी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, जनरल असेंबली के हैं, तो दोनों स्टेट्स जो हैं, 2 स्टेट फार्मूला ऑलरेडी इसके रेजोल्यूशंस हैं। मगर इसको क्यों नहीं करने देते? दोनों स्टेट्स को बिठाएं। इसका हल ये है कि दोनों स्टेट्स को रिकॉग्नाइज होना चाहिए, दोनों बैठ जाएं आपस में। मगर वो करेंगे कौन? करेंगे माई बाप जो है वो अमेरिकन हैं। अब अमेरिकन को बैठ के, तो मेरा ख्याल है कि मुसलमान मुल्कों को बैठ के, वो क्योंकि हम डिवाइडेड हैं, हम कमज़ोर हैं, मुसलमान सारे अपने उसमें लगे हुए हैं सारी चीज़ों में, हम सुपर पावर्स पे जोर दें। उसमें चाइना भी हमारा साथ देगा और मेरा ख्याल है रशिया भी हमारा साथ देगा। बैठ के अमेरिकन को पूरा बताएं कि जी अब पैलेस्टीनियन के साथ काफ़ी कुछ हो सका है, ये बारबरियत अभी ख़त्म होनी चाहिए और इसराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको भी करें बेशक ठीक है, मगर पैलेस्टाइन को एक पैलेस्टाइन स्टेट कर दिया जाए और जो बैतुल मुक़द्दस है वो उनका कैपिटल होगा। ये है बात ये है कि आपने जैसा कि कहा कि वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनको पता है कि वो नहीं जीतेंगे, इसलिए सारा ड्रामा ये किया गया और जंग की गई। लेकिन इसमें अमेरिका का मफाद आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका क्यों उसकी पुष्पनाही कर रहा है और कह रहा है कि हम मुकम्मल हिमायत करेंगे, वो दिफा का हक रखते हैं? इनका क्या मफाद है? अमेरिका बेसिकली
دیکھیں اسرائیل ایک امریکہ کی کالونی ہے، ایک امریکہ کا حصہ ہے، سارے ایریا میں اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے انہوں نے بیسیکلی تو پرانی ہسٹری میں جائے تو یہ سارا تو شام کا حصہ تھا. اس کے بعد ساری چیزیں آہستہ آہستہ آئیں اور اتنے ہمارے رسول اللہ اور نبی کافی وہاں گزرے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو یہ اسرائیل ہے اس میں اب دیکھیں ہر آدمی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے امریکنس کو، اسی وجہ سے نیتن یاہو کی وہ سپورٹ کرتے ہیں. نیتن یاہو کی آج کی بات نہیں ہے، یہ الیکشن جیتے آ رہا ہے اور ان کے پتہ ہے ان کے کرپشن کی چارجز ہیں. تو آپ بالکل یہ کھلی بات ہے، اوپن سیکرٹ ہے کہ امریکنس اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ دوبارہ آئے اور جو عوام کا جو کہنا ہے کہ جی اپنا یہ نیتن یاہو کو نہ کریں اور اس کے خلاف ووٹ دیں تو وہ ختم ہو جائے گا. مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ نیتن یاہو کے گلے میں آ کے پڑی ہے اور اس پہ اس کو ووٹ نہیں ملیں گے اور میرا خیال ہے کہ نیتن یاہو الیکشن نہیں جیتے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ابھی میں جوائن کر چکے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کل UN اسمبلی کے اجلاس میں بھی دیکھا کہ جو اینٹونیو گوتریز ہیں وہ بھی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے اور دنیا بھر میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، اس کو روکا جائے، سب سے پہلے اس کو رکوانا ضروری ہے. لیکن میری نظر میں اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں، یہ جنگ تو ہے ہی نہیں. جنگ تو اس صورت میں ہوتی ہے ایک طرف تو نہتے فلسطینی ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس راکٹ ہے، نہ ان کے پاس نیوکلیر پاور ہے. یہ جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک ظالم ہے جو کہ اپنے اگریشن کا اظہار کر رہا ہے، ظلم کیے جا رہا ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے. جنگ آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے. جنگ تو دو ایسی قوموں کے درمیان یا ایسی حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے جو ایک جیسے وسائل سے، ایک جیسے اسلحے سے لیس ہوں. ایک طرف تو ظالم ہے اور دوسری طرف مظلوم ہے. ایک طرف وہ ہیں کہ جن کی سرزمین ہے یہ سرزمین انبیاء فلسطین جو اس کے اصل وارث ہیں، اور دوسری طرف وہ غاصب ہیں، وہ قابض ہیں جنہیں آج ہم یہودی، صہیونی، اسرائیلی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ اصل میں آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں اسرائیلی ریاست. میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ریاست نہیں ہے بلکہ ایکچولی مقبوضہ فلسطین ہے جس پر ان یہودیوں نے قبضہ کیا ہے. اور الکفر سے بات کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں قرآن کریم کی یہ آیت آئی کہ الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر کی ساری قوتیں ایک ملت واحد کی طرح ہیں. تو ہم ان کا مقابلہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب سارے مسلمان دنیا کے ایک ملت واحدہ بن جائیں. اگرچہ یہ جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے الگ الگ ممالک رکھتے ہیں، الگ الگ حدود رکھتے ہیں، لیکن ان کا کلمہ تو ایک ہی ہے، ان کی دعوت تو ایک ہی ہے. اب فلسطینیوں سے یا کشمیریوں سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے. تو یہی کلمہ اس عرب سے اس عجم کا بنا تو ایک لڑی میں وحدت کی پرو دیے گئے، لیکن عملاً یہ چیز نظر نہیں آتی. اور میں دوسری بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امریکہ کا جو مفاد ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اکنومیکل ان کی جو فورس ہے وہ ساری ان یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ زمانے کا اصول ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے. چنانچہ جب وہ ان کی معیشت کو کنٹرول کریں گے، اور معیشت جو آج کل شہرت کا درجہ اختیار کر چکی ہے، اقتصادی صورتحال جب ان کی خراب ہوتی ہے تو یہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں، اور جب ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مطالبہ منوانا ہوتا ہے تو سارے لوگ. اب دیکھیں اس وقت صرف دو نظریات دنیا کے اندر ہیں. ایک مسلمان ہیں جن کا نظریہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے تو اللہ کا قانون ہوگا. دوسرا یہ یہودی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی انسان بھی نہیں ہے. وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان بھی نہیں سمجھتے. یہ نسل پرستی کا جو فخر ہے ان کے اندر، اس فخر نے انہیں جنون میں مبتلا کر دیا. بالکل، اگر اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھتے ہوتے تو خود تو وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے علمبردار بنتے ہیں. تو جہاں پر انسانی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے وہاں پر یہ پالیسیز ہوتی ہیں، اس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے. میرے ظفر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی یہ جو ایک عالمی فورس بنانے کی تجویز دی گئی ہے، یہ فورس یونائٹڈ نیشن کہا جا رہا ہے کہ پریشر ڈالے، فورس بنائے جو کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی کرے اور وہاں پر جو لوگ تباہ حالی کا شکار ہیں، جن کا اتنا نقصان ہوا ہے، اس کا کچھ ازالہ ہو سکے. اب یہ کس طریقے سے بنے گی، کس طرح بن سکتی ہے؟ کیونکہ آپ سابق سفیر بھی رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کس طرح کام کرے گی اور پہل کون کرے گا؟ یہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہونی چاہیے. اور ایسی کبھی کبھی جب سچویشن آتی ہے تو ایک ملک نہیں ہوتا، وہ یونائٹڈ نیشنز ہی لک آفٹر کرتے ہیں.
पाकिस्तान की पीस कीपिंग फोर्स बहुत जगहों पे है। हमारी डिमांड ये भी है अक़वाम मुत्तहिदा से कि भाई एक फोर्स वहाँ कर दें और वहाँ रख दें जो इसकी देखभाल करे, और जो आइंदा जो ये जो बिल्कुल हॉस्टिलिटीज हो रही है वो सारी चीज़ें वो ना हो। यही चीज़ है क्योंकि मुकद्दस जगह है और इसका कोई हल निकले। अब मकसद ये है कि हल निकले, इतने साल हो गए हैं, हल क्यों नहीं हो रहा? मेरे जहन में, मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा, हल तब होगा जब ये दो अलग रियासतें होंगी। आज मैं आपको बता दूं, टर्की में इसराइल की एम्बेसी है, मोरिटेनिया में इसराइल की एम्बेसी है, जॉर्डन में इसराइल की एम्बेसी है, इजिप्ट में इसराइल की एम्बेसी है, बहरीन ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, यूएई करने वाला है और शायद फिर कल हम भी कर दें। मकसद ये है कि आपको रियलिटीज ऑन द ग्राउंड जो है वो देखनी चाहिए, हल की तरफ जाना चाहिए। लड़ाइयाँ कब तक होंगी? ठीक है, थोड़ी सीज फायर हो गया है, ये सीज फायर हल नहीं है, क्योंकि उसके बाद और दूसरा ये है कि पैलेस्टीनियन के अपने ग्रुप्स में भी लड़ाई है। तीसरी, हम जो मुसलमान हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे है नहीं, OIC का कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। अमेरिका के आगे हम बोल नहीं सकते। ये पाकिस्तान पहली दफा जनरल असेंबली में, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो तकरीर की है, ठीक है अमेरिका का नाम नहीं लिया, मगर 3 दफा वो वीटो कर चुके हैं, 4 दफा अमेरिकन ने रेजोल्यूशन बिल्कुल को। मगर इस रेजोल्यूशन से मैं कहता काम नहीं चलेगा, ये जलसा जुलूसों से और स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, इसको हल देना चाहिए। अब ये है कि 2 चीजें हल, एक है बैतुल मुक़द्दस का फ्यूचर, दूसरा कौन सी टेरिटरीज किसको कहाँ जानी चाहिए। कोई मसला नहीं है कि मुस्लिम मुमालिक एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। देखिए, मुसलमानों को डिवाइड करके रखा है। जब ऑटोमन एम्पायर 1920s में गिरा दी गई थी, उसके बाद ये क्रिश्चियन और यहूदी मुसलमानों को कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देते। आपको याद होगा 1974 में जब इस्लामिक समिट हुई थी, उसमें मेरी भी ड्यूटी लगी थी, उस वक्त मैं जूनियर अफसर था। तो उस वक्त ये चीज जो है जब हुई तो सबको पता लगा, सारे फोर्सेस को, वेस्टर्नर्स को, कि भाई ये तो मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सही। वो आपको पता है कि भुट्टो साहब का क्या हाल हुआ, शाह ईरान का क्या हाल हुआ, दूसरे कदाफी के ऊपर कितनी बॉम्बिंग हुई, सऊदी के किंग का क्या हाल हुआ। तो मकसद ये है कि समझना चाहिए मुसलमानों को, मगर हम अपने लड़ाइयों में पूरे हैं। ठीक है, अब इसका जवाब मैं इसका जवाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब से लूंगी कि ये मुसलमान ममालिक जो खुद आपस में इंतशार का शिकार हैं और एक जुबान एक आवाज़ होकर बात नहीं करते हैं, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी जैसा कि जफ़र साहब ने कहा कि सूडान में इनकी एम्बेसी है, टर्की में है, इजिप्ट में है, क्यों सफ़ीरों को नहीं बुलाया गया, उस तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, क्यों इनकी प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया गया? वो मुस्लिम ममालिक जो कि इनसे इमदाद लेते हैं, क्यों उन्होंने इमदाद का बॉयकॉट नहीं किया या मना नहीं किया कि हमें नहीं चाहिए इमदाद? जाहिर सी बात है, कुर्बानी देनी पड़ती है ना, वो दी नहीं जाती। बिल्कुल सही फरमाया आपने, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद आ रही है जो आपने फरमाया था सहाबा कराम को मुखातिब करके कि एक ज़माना आएगा जब मुसलमानों पर कुफ्र की क़ुव्वतें इस तरह लपकेंगी और इस तरह हमला आवर होंगी जिस तरह कई दिन के भूखे प्यासे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो एक सहाबी जो वहाँ मौजूद थे वो बड़े हैरान हुए और ताज्जुब खेद निगाहों से उन्होंने हुजूर करीम के चेहरे पुरनवार को देखा और सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम 313 भी ना होंगे? आपने फरमाया तादाद में अनगिनत होंगे, ला तादाद होंगे, वसाइल बेपना होंगे। तो फिर क्या वजह होगी? आपने फरमाया कि तुम्हें एक बीमारी लगेगी जिसे वाहन कहते हैं, वाओ 2 चश्मी है और नून, ये वाहन क्या है? आपने खुद इसकी तारीफ़ फरमाई कि तुहिब्बुद दुनिया व करहतुमुल मौत, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी अजीज़ हो जाएगी, यहाँ की आसाइश, यहाँ की लग्जरीज, यहाँ का आराम तुम्हें बहुत भाएगा और मौत से तुम भागने लगोगे, वो तुम्हें बहुत नागवार लगेगी। तो आज यही कैफियत है कि हम जब अपने पेट पर पत्थर नहीं बांध सकते, जब हम AC के बगैर नहीं रह सकते, जब हम लग्जरीज को नहीं छोड़ सकते, तो हम किस तरह फिर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांग सकते हैं? आप देखिए, जो कौमें कुर्बानियाँ देती हैं वही कौमें फिर उरूज करती हैं, और जो कौमें अपने ज़ाती मफादात को, अपने कौमी मफादात पर, कौमी मफादात को, ममलिकत के मफादात को, उम्मत के मफादात पर फ़ौक़ियत देती हैं। आप देखें ना, मुसलमान ममालिक मुसलमान मुल्कों से लड़ रहे हैं, उनके मुल्कों में एम्बेसीज़ कायम हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम को ठंडा करने के लिए उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। हमारी आवाम हमारे प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि आप कुछ क्यों नहीं करते, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहती है आप यहाँ से मिसाइल क्यों नहीं छोड़ते, आप यहाँ से जहाज क्यों नहीं ले जाते। अब आवाम को तो पता नहीं, अब आवाम को तो पता नहीं कि क्या सिचुएशन है। कि ये जैसे कि निशानदेही उन्होंने की है डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला ने कि अवाम कहती है वज़ीर आज़म को, बल्कि अवाम की अपोजिशन सबसे पहले कहती है कि भाई आपको तो जिस तरह काम करना चाहिए था आपने वैसे किया नहीं, हम हुकूमत में होते तो हम ये कर देते वो कर देते। ये जो पॉइंट स्कोरिंग की जाती है,
इस पर भी मैं आपका नुक्ता नज़र चाहूँगी। दूसरा, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है खारजा महाज पर, उसको आपने किस तरह देखा है? शाह साहब काफ़ी मुतहरिक रहे हैं, अफगानिस्तान से, चीन से, तुर्की से, सऊदीया से, सभी से उन्होंने राब्ते किए हैं। और जिस तरह वो वफ्द की सूरत में गए, पहले अंकारा गए, उसके बाद वहाँ से वो आगे न्यूयॉर्क गए और इस सारे मसले पर आवाज़ उठाई है, किस तरह आपने देखा उनके रोल को? हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखें, डिप्लोमेसी में सारी चीजें होनी होती है, हमें सारे खित्ते को देखना होता है। पाकिस्तान सारे मुसलमान मुल्कों में एक वाहिद मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फौज भी बहुत अच्छी है, और हमारे पास आर्मर भी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम वीक हैं। उस पे मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी है, मैं ऑफिस का बंदा, इसी वजह से मैंने बाहर जो देखा हुआ है कि पाकिस्तान की इतनी इज्जत है, पाकिस्तान को एक सुपर पावर समझा जाता है। मैं जहां भी रहा हूं, जापान में रहा हूं, जद्दा में रहा हूं, फ्रैंकफर्ट में रहा हूं, हर जगह पे रहा हूं दुनिया में, इधर रहा हूं, सूडान में सफीर रहा हूं, पाकिस्तान की इतनी इज्जत करते हैं जिसकी नहीं है। अब ये है कि जो असल बात है जो डॉक्टर साहब ने वो कही, तो हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आए? पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ईरान और सऊदीया की लड़ाई देखें, पूरे गल्फ की जगह लड़ाई देखें, पाकिस्तान कभी सऊदी अरेबिया से रूठ जाता है, कभी सऊदी अरेबिया हमसे रूठ जाता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें खत्म करनी होगी। उसमें ये होगा कि जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ज़ायनिस्ट फोर्सेस से आप लड़ नहीं सकते। इनका काम ही यही है, इनको डिवाइड करके रखना और डिवाइड करके और आपस में लड़ाना। अफगानिस्तान देख लें, अभी कितने साल हो गए, उनको डिकेड्स हो गए, जंग खत्म नहीं हो रही। ये जंग क्या है? ये खुद ब खुद की जा रही है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसराइल भी एक ऐसा ही खित्ता है। कश्मीर क्या है? आप देखें, कश्मीर को किसने ऐसे कर रखा है? ये अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये नुक्ता रहने दो। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि हमें बैठ के सोचना चाहिए। पाकिस्तान तो कर रहा है अपने से, मगर अकेला पाकिस्तान तो नहीं कर सकेगा ना। इसी वजह से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया गया, इसी वजह से हमारा फॉरेन मिनिस्टर ईरान गया, इसी वजह से टर्की गया, इसी वजह से सारी मेहनत हो रही है। जनरल असेंबली में गए, हम मुंह फाड़ के कह रहे हैं, मगर वीटो तो नहीं है ना हमारे पास। देखिए, अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बना तो इन 5 मुल्कों ने अपनी दादागिरी करके, मैं दादागिरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर अंदाजा देखें कि इतने मुसलमान मुल्क हैं, उनका एक वीटो भी नहीं है वहाँ। इतने अफ्रीका के मुल्क हैं, तो 54 से ज्यादा है, कोई वीटो नहीं है। ये नहीं देंगे हमें कभी वीटो, वो अपना फोर्स चलाते रहेंगे। जफरुल्लाह शेख साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा।